नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित हारनिया है और मैं आपके साथ इंड AS 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज़, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टीमेट्स एंड एरर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्या होती है अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टीमेट और एरर, ये जानने की कोशिश करेंगे। एक अकाउंटिंग पॉलिसी होती है कोई भी रूल, बेस या कन्वेंशन जिसके बेसिस पे हम अकाउंटिंग करते हैं। हम एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं, तो हमें कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इशू किए जाते हैं जिनके बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग को फॉर्मुलेट करते हैं और प्रेजेंट करते हैं। तो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब क्या है? ये हमें सेलेक्ट करने में मदद करता है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी हम चूज़ करेंगे, और अगर हम चेंज करते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी तो हमें क्या करना होगा। एस्टीमेट्स हम कैसे अपनी फाइनेंशियल बुक्स में लेके आएंगे, अगर कोई एस्टीमेट में बदलाव आ जाता है तो उसे हम कैसे अकाउंट करेंगे। कोई एरर डिस्कवर हो जाता है जिसके बारे में हमें बाद में पता चलता है, अगर वो एरर करंट ईयर का एरर है तो हम इस साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करते वक्त उस एरर को ठीक कर लेंगे। अगर वो पिछले साल का एरर है तो हम कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करते हैं, उसके अंदर वो करेक्ट हो जाएगा। बट अगर वो प्रायर पीरियड एरर है कि मैं जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पब्लिश करता हूँ वो करंट ईयर और कंपैरेटिव की प्रेजेंट करता हूँ, अगर उससे पहले का एरर है तो उसे कैसे डील करेंगे, उसके बारे में भी ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है। तो क्या करेंगे, किस तरीके से इंड AS सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे कि जो इशू हमारे हाथ में है, जिसकी अकाउंटिंग हमें करनी है, क्या उसके लिए कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप्ड है। जैसे मुझे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की अकाउंटिंग करनी है, तो उसके लिए मैं इंड AS 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के प्रिंसिपल्स को समझूंगा। वहाँ पे 2 मॉडल दिए गए हैं, कॉस्ट मॉडल, रिवोल्यूशन मॉडल। उनमें से अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करूँगा कि मुझे कौन सा मॉडल अप्लाई करना है और उसके बाद मैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो करूँगा। अगर ऐसे ही मुझे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की अकाउंटिंग जाननी है तो वहाँ जाके देखूँगा तो मुझे पता चलेगा कि इंड AS 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में एक ही मॉडल है, तो मुझे कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई करना पड़ेगा। बट डिस्क्लोजर्स में कहा गया है कि आपको फेयर वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी प्रेजेंट करनी है। डिस्क्लोजर्स की भी उतनी इंपॉर्टेंस है जितनी प्रेजेंटेशन की है। बैलेंस शीट में, P&L में, इनकम स्टेटमेंट में, कैश फ्लो में जो हम प्रेजेंट करते हैं, जितना प्रोमिनेंस उनका है उतना ही डिस्क्लोजर्स का है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि कौन से डिस्क्लोजर्स मैंडेटरी हैं, जिसकी वजह से मेरी अकाउंटिंग पूरी डिटेल में यूज़र को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताती है। अगर कोई इंड AS डेवलप्ड नहीं है तो मैनेजमेंट डिसाइड कर सकती है, जजमेंट ले सकती है कि वो जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करती है वो रेलेवेंट हो, रिलायबल हो, प्रूडेंट हो। मतलब जो भी वो जजमेंट लेंगे वो ऐसी हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इस तरीके से ना प्रेजेंट कर दे कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उसके बेसिस पे फैसले ना ले पाएँ, और वो हर तरीके से कंप्लीट हो। तो एक अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करते वक्त हमें इन बातों का ध्यान रखना है कि वो बायस्ड ना हो, न्यूट्रल हो और फेथफुल रिप्रेजेंटेशन करें, तो हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी सही मायने में सही तरीके से चूज़ की गई है। कई बार ऐसा होता है कि ऐसे इश्यूज़ आ जाते हैं जिनके लिए अकाउंटिंग पॉलिसी डेवलप्ड नहीं होती। अब उस केस में क्या करेंगे? जैसे क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग। आप में से कितने लोग क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग के बारे में मुझे बता सकते हैं? अगर क्रिप्टो करेंसी की अकाउंटिंग करेंगे तो सबसे पहले जाके तो यही देखेंगे ना कि कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसके ऊपर इशूड हैं, डेवलप्ड हैं। आज की तारीख में अगर जाके देखते हैं तो कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्रिप्टो करेंसी पे डेवलप नहीं है। और आपने अगर कोई क्रिप्टो एसेट खरीद लिया है और अपनी बैलेंस शीट में उसको प्रेजेंट करना है तो किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे? अब क्या करें? ये तो बड़ी असमंजस में पड़ गए हैं। अब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं डेवलप्ड है, अब क्या करें? तो सबसे पहले तो जानने की कोशिश करते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे इशू से मेल खाता है। जैसी बात आई क्रिप्टो एसेट्स, तो हमें लग गया कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इंटेंजिबल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, इनको देखा जा सकता है कि कहीं इनमें से कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इसके ऊपर लागू नहीं होता। फिर ये भी जान सकते हैं कि क्या ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, क्या ये इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में फाइनेंशियल एसेट की तरह रिकॉग्नाइज होगा, या ये इंटेंजिबल एसेट की तरह रिकॉग्नाइज होगा। तो जो भी हमारा इरादा है, जिस वजह से हमने इन क्रिप्टो एसेट्स को अपने यहाँ रिकॉर्ड करना है या हम डील कर रहे हैं, अगर हम इसकी ट्रेडिंग में डील करते हैं तो इंड AS 2 इन्वेंट्रीज का स्टैंडर्ड लग सकता है। अगर ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की डेफिनेशन को मीट करता है कि रेडली कन्वर्टेबल है, नोन अमाउंट्स ऑफ कैश में, इसकी फेयर वैल्यू मौजूद है मार्केट में, तो हम हो सकता है कि इसे कैश फ्लो के बराबर भी रिकॉर्ड कर पाएँ अगर हम प्रूव करते हैं कि ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इक्विवेलेंट है। इसे फाइनेंशियल एसेट की डेफिनेशन में भी रिकॉर्ड किया जा सकता है अगर ये इंड AS 109 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की डेफिनेशन को मीट करता है कि ये हमारा फाइनेंशियल एसेट है और एक पार्टी का एसेट है, दूसरी पार्टी की लायबिलिटी है। पर क्रिप्टो एसेट्स के केस में कई बार कोई लायबल मौजूद नहीं है, तो हमारा सिर्फ एसेट हो सकता है जिसकी रिकवरी हम
यूज़ करके या सेल करके ही रिकवर कर सकते हैं। एक ही तरीका है जिसकी वजह से हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्यूचर में ले सकते हैं। तो जो ज़्यादा मेल खाती है वो डेफिनेशन है इंटेंजिबल एसेट्स की। इसका कोई फिजिकल सब्सटेंस नहीं है और ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा। एक कॉन्ट्रैक्ट के तहत हम इसके ओनर भी हैं, हम इसको कंट्रोल करते हैं और हमें रिलायबल मेजरमेंट में भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात आती है कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करेंगे। इंडिया AS 38 इंटेंजिबल एसेट्स पे पहुंचते हैं तो पता लगता है कि वहाँ पे 2 मॉडल है, कॉस्ट मॉडल और रिवोल्यूशन मॉडल। रिवोल्यूशन मॉडल के लिए कहा गया है कि जब भी एक्टिव मार्केट एग्जिस्ट करती है तभी आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हैं। अब क्रिप्टो एसेट्स के केस में तो फेयर वैल्यू मार्केट में रेडिली अवेलेबल है, डिफरेंस भी मेजर किया जा सकता है, तो हम उसे हो सकता है रिवोल्यूशन मॉडल पे रिकॉर्ड करें और जो डिफरेंस है वो रिवोल्यूशन सरप्लस की तरह अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करें। तो एक बार के लिए तो अकाउंटिंग पेचीदा हो जाएगी कि क्या करें, कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ले। उम्मीद तो ये करते कि काश अकाउंटिंग बॉडी इसके ऊपर स्टैंडर्ड इशू करती तो हमें इतनी मशक्कत ना करनी पड़ती, पर हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट करने हैं, ट्रू एंड फेयर रिलायबल प्रेजेंटेशन करना है, ऑडिटर से ऑडिट भी करवाना है। तो हमारी मजबूरी है कि अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं भी डेवलप्ड है तो भी हमें अकाउंटिंग पॉलिसी तो चूज़ करनी ही पड़ेगी। नहीं मिला स्टैंडर्ड तो क्या करें। तो सबसे पहले जाते हैं क्या कोई सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे मेल खाता है। अगर हमारी इस क्रिप्टो की डेफिनेशन में हमें लगा कि इंडिया AS 38 भी नहीं मेल खा रहा है, इंडिया AS 109 भी नहीं मेल खा रहा है, इंडिया AS 2 इन्वेंट्रीज में भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते, इंडिया AS 7 कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में भी नहीं रिकॉर्ड कर सकते, उस केस में अगर कोई और इशू ऐसा आ जाता है, जैसे क्रिप्टो करेंसी के केस में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि एक सिमिलर स्टैंडर्ड है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं, या हम ये देख सकते हैं कि कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे मेल खाता है। तो कोई ना कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इससे मेल खा रहा है ज़रूरत के हिसाब से कि हमारा इरादा क्या है उस क्रिप्टो एसेट को ओन करने का, तो हम उसके बेसिस पे अकाउंटिंग कर सकते हैं। पर अगर कोई भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मेल नहीं खाया तब क्या करें। उसके बाद हमारे मदद के लिए फ्रेमवर्क आगे आता है, वो कहता है कि मैं मदद करता हूँ, अब क्यों ना मेरी डेफिनेशंस को एक बार ध्यान से समझो, पढ़ो। अगर जो इशू आपके हाथ में है वो एसेट की डेफिनेशन को मीट करता है तो आप उसे एसेट रिकॉग्नाइज करें, लायबिलिटी की डेफिनेशन को मीट करता है तो उसे लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करें, इनकम है, एक्सपेंस है या कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स है। पूरी दुनिया में अकाउंटिंग 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है, एसेट, लायबिलिटी, इक्विटी, इनकम और एक्सपेंस। इनमें से जो भी इशू आप डील करते हैं वो कहीं ना कहीं फिट इन होगा। आपकी अकाउंटिंग इन 5 शब्दों से बाहर नहीं जाती है। आपको ये डिसीजन तो लेना ही होगा कि ये है क्या। बहुत से लोग ये नहीं समझ पाते हैं कि जो इशू वो डील कर रहे हैं वो है क्या, वो एसेट है, लायबिलिटी है, इक्विटी है, इनकम है, एक्सपेंस है। तो कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हमें मदद करता है कि हम उस आइटम को पहचानें कि उसकी महत्ता क्या है, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में किस नाम से प्रेजेंट होना चाहिए, कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट होना चाहिए। मान लो फ्रेमवर्क ने भी हमें मदद नहीं की, तो हम अब घर से बाहर निकल के देखते हैं कि हमने ज़्यादातर स्टैंडर्ड्स कन्वर्ज किए हैं IASB के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से। तो हमारे देश में अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप नहीं है इस इशू को लेकर, क्या IASB ने कोई स्टैंडर्ड डेवलप कर दिया है। जैसे बहुत सालों तक एग्रीकल्चर पे कोई स्टैंडर्ड नहीं था, शेयर बेस्ड पेमेंट्स पे कोई स्टैंडर्ड नहीं था, ये बाद में आए। अभी भी एक्सप्लोरेशन फॉर एंड इवोल्यूशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज पे काम चल रहा है, वो IASB ने भी स्टैंडर्ड डेवलप किया हुआ है, बट अभी इंटरिम स्टैंडर्ड है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स पे स्टैंडर्ड को डेवलप होने में बहुत साल लग गए, रेवेन्यू के स्टैंडर्ड को डेवलप होने में बहुत साल लग गए, पुराने स्टैंडर्ड्स विड्रॉ हुए, नए स्टैंडर्ड्स आए। तो हमने भी हमारे यहाँ चेंज किया, हमने भी इंडिया AS 18, इंडिया AS 11 को रिमूव करके हमारे यहाँ इंडिया AS 115 रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स लागू कर दिया। बात उस समय की कर रहा हूँ जब कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमारे यहाँ डेवलप नहीं हुआ, हमने बाहर की गाइडलाइंस को भी फॉलो नहीं किया, हमारे यहाँ कोई स्टैंडर्ड इशू नहीं किया। उस केस में अगर कोई इशू हमारे हाथ में आता है तो उसको कैसे डील करें। फ्रेमवर्क ने मदद नहीं की, हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने मदद नहीं की, कोई सिमिलर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी नहीं है, तो हम ये देखते हैं कि IASB ने कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है। अगर IASB ने ऐसा कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू किया है तो हम ये इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे देश में ऐसा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप नहीं था, फ्रेमवर्क भी हमें मदद नहीं कर पाया, इसलिए हमने IASB का स्टैंडर्ड यूज़ करके अकाउंटिंग पॉलिसी इस बार फॉर्मुलेट की है। पर वहाँ जाके देखा तो पता लगा IASB ने भी ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं दिया है। अब क्या करें। अब अगल बगल में देख सकते हैं कि दूसरी अकाउंटिंग बॉडीज़ ने क्या किया हुआ है। हो सकता है कोई अकाउंटिंग बॉडी आगे आ गई हो और बोले कि मैंने सबसे पहले इसके ऊपर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डेवलप किया है और मुझे लगता है कि ये फेयर प्रेजेंटेशन दे रहा है। हम उस अकाउंटिंग बॉडी का
अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ करके अपनी अकाउंटिंग को फॉर्मुलेट कर सकते हैं। पर ऐसे मोड पे आ गए हैं कि पूरी दुनिया में कहीं भी इसके ऊपर कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई भी अकाउंटिंग बॉडी इसके बारे में अभी बात नहीं कर रही है। तो जब भी कोई नई चीज़ ईजाद होती है तो जो इंडस्ट्री है वो अपने हिसाब से अपनी समझ के बेसिस पे अकाउंटिंग करना शुरू कर देते हैं कि हमें ये लगता है कि हमारा ये रेवेन्यू आइटम है, हमारा ये इनकम है, हमारा ये एक्सपेंस है, एसेट है, लायबिलिटी है। वो अपनी समझ के हिसाब से अकाउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। उसको एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस बोलते हैं और ये फ्यूचर में अकाउंटिंग को डेवलप होने में भी मदद करती है। तो ये आखिरी चारा है हमारे पास कि अगर कोई भी ज्ञान हमें कहीं से नहीं मिला, हम इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए कि कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी कहां से लें, तो लास्ट चारा बचता है एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस। उसके बेसिस पे हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी डिसाइड कर सकते हैं। तो इस स्टैंडर्ड के माध्यम से इरादा क्या है? इरादा सिंपल सा है कि हम अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट करेंगे, चूज़ करेंगे, उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे। जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी हमने चूज़ कर ली है उसे हम कंसिस्टेंटली फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर हम कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं करते हैं तो हमारे यूज़र्स को ये समझ में नहीं आएगा कि पिछले साल तो आपने कुछ और तरीके से अकाउंटिंग की थी, इस बार कोई नया तरीका आपने खोज लिया है और उसके बेसिस पे आप अकाउंटिंग कर रहे हैं। एक बार अकाउंटिंग पॉलिसी चूज़ होने पे अगर आप बदलना चाहते हैं तो आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी का सहारा लेना पड़ेगा। और चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी कैसे होती है उसकी भी प्रॉपर गाइडलाइंस है कि जब भी आप कोई अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करेंगे आपको एक तीसरी बैलेंस शीट पब्लिश करनी पड़ेगी। इसके लिए शब्द आ जाता है रिट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन। क्या कोई लिमिटेशंस है? इस रिलेटेड डिस्क्लोजर्स हम डिस्क्लोज करेंगे।